और जो अभी इसमें ट्रंप ने जोड़ दिया है कि जो 24 बिलियन या 25 बिलियन डॉलर्स उनके जो बैंक में जमा है यूएई में और कतर में और यूरोप में, उनको उस रिकंस्ट्रक्शन के लिए बहरीन में या जहां भी अटैक कर रहा है ईरान, वो एक और पेचीदा मामला हो जाता है। क्योंकि अब तक दो ही चीजों पर मेरे हिसाब से इस जंग का आप कहें कि सीज फायर या युद्ध विराम नहीं हो रहा था। वो था एक तो पैसा, कि वो जो पैसा फंसा है ईरान का, जो तेल बेचा है उसने, उसका पैसा मिलना था, वो नहीं मिल रहा था। दूसरा न्यूक्लियर इशू। अगर इस तरह से ये बंदर बांट अगर उनके पैसों की करेगी तो और मामला पेचीदा हो जाएगा। और यही नहीं, ईरान के तो कई सारे और शर्त हैं, और दोनों मैक्सिमलिस्ट पोजीशन अगर लेके रखेंगे तो कभी भी ये इस युद्ध में शांति आएगी ही नहीं। और ईरान इस समय बैक टू द वॉल नहीं है, वो तो हार चुका है, सब कुछ हार चुका है, लेकिन ये जानता है कि जब मैक्सिमम अटैक करेगा उसमें वो दुनिया को ब्लैकमेल कर सकता है, इकोनॉमी खराब कर सकता है और अपनी स्थिति उस रीजन में मजबूत बना सकता है। कार्तिक जी, 2 पॉइंट तो उन्होंने कहे कि 2 चीजों पर ये पूरा मामला फंसा है। तीसरी एक और चीज है, इजराइल और लेबनान के बीच में जो इस वक्त स्थिति चल रही है, जिसको लेकर ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू को भी कह चुके हैं कि आप अटैक्स रोक दीजिए, लेकिन अटैक नहीं रुक रहे हैं। नेतन्याहू बिल्कुल अब ऐसा लग रहा है कि उनके कहने से बाहर हो गए। तो कैसे ये नतीजे पर आएगा? क्योंकि सीज फायर की बार बार बात आती है टेबल पर, उसके बाद फिर से उस प्रस्ताव को वापस भेज दिया जाता है, फिर पाकिस्तान की भी एंट्री हो जाती है, पाकिस्तान भी फिर कोशिश कर रहा है। और गृह मंत्री भी वहां गए थे पाकिस्तान के ईरान, उन्होंने खामेनी से मुलाकात भी की है, वो फिर से एंट्री करना चाह रहा है इस पूरे पीस टॉक में अपने आप को एक मीडिएटर बनाने के लिए। जी, सबसे पहले तो सारे दर्शकों को नमस्ते और सारे को पैनलिस्ट को भी। देखिए, ईरान का केस ऐसा है कि मैं डे 1 से कह रहा हूं कि भैया वो डबल माउथ से बात कर रहे हैं। जो उनके मीडिया में लोग आते हैं वो जनरली पीएचडी लेवल के लोग आते हैं, आपको लगेगा कि बहुत ही रैशनल थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ही लॉजिकल बात कर रहे हैं, बट उनके सारों के हैंडलर्स जो है बेसिकली उनका जो आईआरजीसी का माइंडसेट है वही है। तो मुझे तो उन पे जरा भी विश्वास नहीं है। और लोग ये समझ सकते हैं कि अभी के लेटेस्ट के 2 एग्जाम्पल्स आप ले लो कि भैया 10 दिन के आसपास के पहले जो उन्होंने यूएई पे जो हमला किया था तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। बाद में ये प्रूव हुआ कि दे यूज देयर प्रॉक्सीज इन इराक टू अटैक यूएई। अभी जो कुवैत के एयरपोर्ट पे जो हमला हुआ था वहां पे भी उन्होंने पहले तो ब्लेटेंटली डिनाई किया, फिर बोला कि नहीं ये हमने नहीं किया, ये तो यूएस की पेट्रियट मिसाइल ने हमला किया था। बाद में जब सारे चीज क्लियर हो गई इंक्लूडिंग वीडियो एविडेंस, बाद में वो दूसरी बातें करेंगे। सो कहने का मतलब यह है कि इट इज वेरी टफ टू नेगोशिएट विद समबडी जिसका हैंडलर कोई कहीं और है, और हैंडलर का माइंडसेट क्या है वो लोग इनफ देख चुके हैं। और वो अब की बात नहीं है, 47 ईयर्स से इस रिजीम ने वही किया है कि अपने सारे जो पैसे हैं वो खुद के लिए टनल्स और बंकर बनाए, और हुतीज, हिजबुल्लाह और ऐसे जो रेडिकल एलिमेंट्स है उनको पैसा दिया है। तो आई हैव गॉट नथिंग, नो शेम इन सेइंग कि भैया हमारा जो प्रॉब्लम है वो इरानियन रिजीम के साथ है। इरानियन के जो आदमी लोग हैं, जो बेसिकली जो पॉपुलेशन है वो तो यूएई में आधे मिलियन के करीब रहते हैं, एंड दे आर ऑल वंडरफुल पीपल। और उनको भी ऑप्शन दिया जाएगा कि भैया आपको यूएई में रहना है कि ईरान में रहना है, तो कोई जाना नहीं चाहता है ईरानियन रिजीम के साथ। तो फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि भैया दे आर मेकिंग इट डिफिकल्ट। आज के टाइम में उनकी जीरो क्रेडिबिलिटी है। आज के टाइम में अगर बैकडेटेड भी हम अगर सोचे कि भाई वो पीस टॉक्स जो हो रहे थे ओमान में, एंड दे वर ऑलमोस्ट रेडी टू गिव अवे द न्यूक्लियर वेपन्स एंड एवरीथिंग, आज के टाइम में सारे लोग वो भी डाउट कर रहे हैं कि क्या उनकी जेन्युइन मंशा वो थी कि दे वर जस्ट बाइंग टाइम, क्योंकि 60% एनरिच यूरेनियम वो रख के बैठे हैं। तो अगर उनका मंशा नहीं थी कि उनको न्यूक्लियर वेपन्स बनाना है तो 60% एनरिचमेंट की तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो वन लाइन में मैं यही कहना चाहता हूं कि ईरान इज फ्रेंड ऑफ नन इंक्लूडिंग इंडिया। उन्होंने हमारे 2 शिप पे फायर भी किया है और 2 शिप को डुबोया भी है। तो यही पीएचडी वाले जो लोग सामने बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, उनके जासे में फंसना नहीं चाहिए। ठीक है जाफरी जी, ईरान पर फिर से आरोप, बार बार आरोप लगते हैं कि आईआरजीसी हर चीज देख रहा है, आपका जो लीडरशिप है वो तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, ईरान किसी का दोस्त नहीं है, किसी का सगा नहीं। जी, पहली चीज तो ये है कि पता नहीं, एक फिल्म थी, एक बंदा उस फिल्म को इंटरवल के बाद देखने आया, तो जब इंटरवल के बाद आया तो हीरो जब बदला ले रहा था तो उसे लगा कि हीरो विलन है और विलन हीरो है। तो ये फिल्म जो शुरू करते हैं वो आधी फिल्म के बाद, इंटरवल के बाद की शुरू करते हैं। ये ईरान से कंपेयर करना चाहते हैं अरब देशों को जो जीसीसी कंट्रीज हैं। तो जीसीसी कंट्रीज ने पहले अपने बेस को दिया ईरान पे हमला करने के लिए, फिर ईरान ने रिटेलिएट किया। दूसरी चीज ये कहते हैं कि ईरान में जो है
सर हिलाने से क्या होगा? अमेरिका पे अमेरिकन एयरबेसेस कहां थे? अब तो खुद अमेरिकन रिपोर्ट्स आई हैं कि खुद यूएई और सऊदी ने दोनों ने हमला किया था ईरान के ऊपर। अमेरिकन रिपोर्ट्स हैं। तो पहली चीज तो ये है कि ये बात है। दूसरी चीज ये है कि भाई तुम होते कौन? अमेरिका है कौन? अमेरिका कौन होता है? दुनिया का बाप है अमेरिका। यूनाइटेड नेशन की बात वो कर रहे हैं जनाब, तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका होता कौन है कि दुनिया को बताए कि किस कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए, किसके पास नहीं होना चाहिए, किसके पास क्या होना चाहिए। जहां तक रही थी ईरान के रेडिकलाइज थॉट के बाद, तो ये सुन ले कि पूरे अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम कंपेयर कर ले ईरान के एजुकेशन सिस्टम में। अमेरिका में स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की जो स्टूडेंट्स हैं फीमेल्स, वो ईरान में उसके 2 बराबर फीमेल्स हैं। ईरान की 34% यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर फीमेल्स हैं। इस वक्त एशिया के वॉलीबॉल चैंपियनशिप के अंदर फीमेल्स हैं।